अस्सलामुअलैकुम। ख़बर और तज्ज़िया में खुश आमदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई हो चुकी है और प्रोटोकॉल में उनको बनी गाला छुड़वा दिया गया है और इस पर काफ़ी तबसरा और काफ़ी तनकीद भी हमारे सामने आ रही है कि बुशरा बीबी ने डील कर ली है और बानी पीटीआई डील कर चुके हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर इस हवाले से क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में न होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, बीबी पे प्रेशर डाला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू। बुशरा बीबी सुरखरू हुई, किसी किस्म की उन्होंने डील नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब की भी स्टेटमेंट आपको सामने मैं एक दफ़ा दोहरा देती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि कल ही मैंने बता दिया था कि बुशरा बीबी की ना सिर्फ रिहाई हो जाएगी बल्कि वकला की मुलाकात भी इमरान खान से हो जाएगी। तो फिर ये क्या है? मंजूरी तो ऊपर से ही है। देखें, बुशरा बीबी को जब गिरफ्तार किया गया था तब भी रियासत उनको बनी गाला ही रखना चाहती थी और उनको इब्तदाई तौर पे बनी गाला ही रखा गया था। लेकिन उस पर भी तनकीद की जाती रही। उसके बाद पीटीआई के अंदर तनकीद हुई। अलीमा खान ने बयान दे दिया उसके ऊपर कि ये बनी गाला क्यों है। वो उस बयान पर उन्होंने खुद अदालत से दरख्वास्त की कि मुझे जेल शिफ्ट किया जाए। हुकूमती तनकीद भी थी। नहीं, हुकूमत ने तो खुद बनी गाला रखा हुआ था और वो बनी गाला रह नहीं सकती थी अपनी बनी गाला की मर्जी के बगैर। जिसका बनी गाला है उसकी मर्जी से ही कोई बनी गाला में रह सकता है ना। तो मेरे ख्याल में वो उसके बाद उन्होंने खुद पिटिशन की कि मुझे जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि पार्टी में तनकीद तब भी हुई कि इनकी डील हो गई है और ये डील की वजह से बनी गाला है। अच्छा, आज जब वो रिहा हो गई हैं तब भी यही है कि जी डील हो गई है और वो डील की वजह से रिहा हुई हैं, वरना बानी पीटीआई तो रिहा नहीं हुए हैं। जब बानी पीटीआई रिहा नहीं हुए हैं तो ये कैसे रिहा हो गई हैं? सवाल सादा ये है कि अगर ये बानी पीटीआई से पहले रिहा हुई हैं तो फिर कोई डील हुई है। लोगों की राय ये है ना, एक अमूमी राय ये है कि या तो बानी पीटीआई की और इनकी इकट्ठी जमानत होती। नहीं, तोशा खाना में तो पहली बात बुशरा बीबी कसूरवार हैं कैसे, पहले तो हम इस पर रोशनी डालें। ये मतलब हम यहाँ को आईनी मामला तो कानूनी तो तय करने बैठे नहीं, हम तो सियासी बात करने के लिए बैठे हैं। कहती है यही वजह है कि अदालत ने मैं रिहाई आपको कहूँ कि वो ऑडियो सुना दें जिसमें वो तोहफों की बात कर रही हैं। छोड़ें, तोहफों का हेर फेर चला है, ठीक है ना। तो तोशा खाने के तोहफे बुशरा बीबी ने भी लिए हैं। अब उस पर हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते, फिर लोग कहेंगे। लेकिन लंबी लिस्ट आ जाती है ना, उसमें दूसरे भी आते हैं, जाहिर है। नहीं, दूसरे सियासतदान भी। दूसरों के आने की देखें, बात यह है कि आप तो दूसरों से हिसाब लेने आए थे। आपने चोरी क्यों की? आप तो दूसरों से चोरी का माल वसूल करने आए थे। आपने दूसरों के ऊपर तोशाखाना के केस बनाए, आप खुद ही तोशाखाना से चोरी करते रहे। आपकी तो जायज़ नहीं थी ना। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अब जब वो बनी गाला शिफ्ट हुई हैं तो एक राय ज़रूर है कि किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत हुई हैं, क्योंकि अगर रियासत उनको गिरफ्तार रखना चाहती तो किसी ना किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती, फिर रिहाई डिले हो जाती, फिर उसमें जमानत होती, शिफ्ट कर देते लाहौर। आज तक शाह महमूद भी रिहा नहीं हुए। जिनको नहीं रिहा करना वो नहीं रिहा होते। तो लिहाजा वो रिहा हुई हैं, रियासत उन्हें रिहा करना चाहती थी। मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया था। और अब सवाल ये है कि मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो रिहा हुई हैं। मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिहाई के बाद उनकी इनिंग क्या होगी। क्या रिहाई के बाद वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो जाएंगी और आराम से बनी गाला बैठेंगी और कोई सियासत नहीं करेंगी, या वो बानी पीटीआई की मौजूदगी गैर मौजूदगी में मुकम्मल सियासत करेंगी और उनका गैप फिल करेंगी और पार्टी की कमान संभालेंगी। देखिए, दो ही रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता यह है कि वो कहें, मैं जैसे कि सब लोग कहते हैं कि बुशरा बीबी हाउस वाइफ है, तो वो बनी गाला हाउस वाइफ के तौर पे शिफ्ट हो जाएं, पार्टी लीडर से मुलाकात ना करें और कहें कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। हफ्ते में एक दिन खान को मिलने जाएं, बानी पीटीआई को अडियाला में, उनसे मिलें और वापस आ जाएं। जैसे कि आज उन्होंने कभी प्रेस टॉक नहीं की, आज रिहाई होने के बाद उन्होंने प्रेस टॉक नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो कोई इंटरव्यू ना दें, वो खामोश रहें। तो वो एक इनिंग है। एक इनिंग ये है कि वो कल से सियासी कमेटी की सरबराह हो जाएं
वो पीटीआई के सियासी फैसले करने लग जाएं, वो पीटीआई के ऊपर उनका कंट्रोल नजर आने लग जाए। दो ही सूरतें हैं ना। नहीं, उनके हवाले से जो कयास रहाइयाँ पहले भी थी कि एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं और उनके राबते भी हैं, और ये भी थी मार्केट में खबर कि वादा माफ गवाह भी बनाया जा सकता है उनको उनकी गिरफ्तारी से पहले। तो आपको ही लगता है कि उसके बाद अब ये सब कुछ बातें सिर्फ कयास रहाइयाँ और प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ कुछ ना नहीं? वो वादा माफ गवाह बनी है, ना उन्होंने बानी पीटीआई को छोड़ा है, जेल काट ली है। मैं तो अब अगली इनिंग की बात कर रहा हूँ कि अगली इनिंग रिहाई के बाद वो बनी गाला पहुंच गई हैं। बनी गाला पहुंचने के बाद वो आगे एक गैर सियासी वक्त गुजारेंगी या सियासी वक्त गुजारेंगी। देखिए ना, आप गुफ्तगू को किसी और तरफ लेके जा रही थी। मेरा ये मौक़िफ़ है कि क्या हम आगे एक सियासी बुशरा बेगम देखेंगे या एक गैर सियासी बुशरा? मुझे लगता है गैर सियासी। देखिए ना, ये भी हो सकता है वो रिमोट कंट्रोल से पार्टी को चलाने लग जाएं, लीडर उनको बनी गाला में आके मिले, वो उनको हदायत दें, लेकिन खुद कोई जुलूस की क़यादत ना करें, खुद ना करें, लेकिन सब कहेंगे, फिर निकलें बुशरा बीबी बाहर। सब कहेंगे कि बुशरा बीबी क्यों? देखें ना, जब आप एहतजाज की कॉल देंगे और वो बनी गाला बैठी होंगी, सबको मार पड़ी होगी, वो कहेंगे बुशरा बीबी भी आकर जुलूस निकालें, वो भी जुलूस की क़यादत करें। वो क्यों नहीं करती जुलूस की? आने वाले टाइम में तरीके इंसाफ लेकिन अगर वो घर बैठेंगी तो भी उन पर तनकीद होगी, और अगर वो सड़क पे निकलेंगी तो भी उन पर तनकीद होगी कि जी वो इमरान खान की सियासत पर कब्जा करना चाहती हैं, वो पार्टी को काबू करना चाहती हैं, माइनस इमरान प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। देखिए ना, अगर वो सियासत करती हैं, वो लीड करना शुरू कर देती हैं, फिर उनकी और अलीमा खान की एक कंट्रोवर्सी भी हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए आगे को आसान फैसले नहीं है। वो जो भी फैसला करेंगी, अगर वो गैर सियासी रहती हैं तो उस पर भी बहुत तनकीद होगी, और अगर वो सियासी होती हैं तो वो भी कोई आसान रास्ता नहीं होगा। उसमें दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है, किसी जुलूस में दोबारा गिरफ्तार हो सकती हैं, पकड़ी जा सकती हैं, और दोनों रास्ते उनके लिए मेरे ख्याल में कोई आसान नहीं है। हाँ, अगर वो किसी अंडरस्टैंडिंग से आई हैं तो फिर शायद उनकी दोबारा गिरफ्तारी ना हो। गंडापुर साहब की वो तकरीर याद है आपको असेंबली में? क्या कि बहुत कुछ होने वाला है? पता नहीं, वो तो फिर 26वीं आईनी तरमीम हो गई ना, बहुत कुछ होने, वो 3 दिन के लिए साथ ही रिहाई भी हो गई। एक तो आप पीटीआई वालों का ये बड़ा प्रॉब्लम है ना कि मेरा मतलब भाई वो तो 3 दिन छुट्टी पे चले गए थे ना, जब 26वीं आईनी डील की बातें तो हुकूमत कर रही है। नहीं, हुकूमत भी तो कयास रही है दे रही है कि वो डील नहीं की उन्होंने। नहीं, बैरिस्टर गौहर वजाहतें दे रहे हैं कि हमारी डील नहीं हुई। जुर्म की लेकिन जब आपको वजाहत देनी पड़ जाए तो समझिए आपके ऊपर इल्जाम तो आ गया ना। किसी ने उनसे सवाल किया ना कि आपकी डील हो गई है, तो उन्होंने जवाब दिया ना कि डील नहीं हुई है, तो इसका मतलब डील का सवाल तो मौजूद है। जेल में ना जाती, जेल ना काटती तो फिर डील की मुसीबत एक सर पे तलवार लटकती। फिर ये तो रहेगा, जेल काट ली, देखिए आप बताएं, लोग शाम में के बारे में बात नहीं कर रहे कि उनकी डील हो रही है, उनकी जमानत होने जा रही है जैन कुरैशी के लिए। अच्छा, अब अगर शाह महमूद की आप अगले हफ्ते बेल देख लें तो सब कहेंगे जैन कुरैशी ने। मैं इसी हवाले से तो कह रही हूँ खुशखबरियां हैं तहरीक इंसाफ में आने वाले टाइम में नजर आ रहा है। अगर तहरीक इंसाफ की तकसीम कोई खुशखबरी है तो वो तो बहुत खुशखबरियां हैं, तकसीम दर तकसीम। लेकिन पार्टी एक ही चला। मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि एक माहौल था 26वीं आईनी तरमीम से पहले, मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी, हमने अलीमा खान की गिरफ्तारी भी देखी, हमने गंडापुर को छुट्टियों पे जाते भी देखा, हमने शेर अफजल मरवत को कोविड होते भी देखा, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और हमने सबको गायब होते भी देखा। अब फिर कह रहे हैं एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। अब सवाल ये हो गया कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई मंजूर, अब मुलाकातें भी बानी पीटीआई की। आज आप देखें बानी पीटीआई की वकला से मुलाकात करा दी गई है, कल से रूटीन मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म भी दे दिया। अच्छा, अब आप देखें ना, पहले जो था गवर्नमेंट डॉक्टर मेडिकल बोर्ड बनाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि तब अभी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं हुई थी। डॉक्टर सारा दिन न्यायालय के बाहर खड़ा रहा, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, पिम्स के डॉक्टर को दिखाया। अब वो बोर्ड भी बना देंगे, डॉक्टर फैसल सुल्तान भी उनका चेकअप कर लें, अब वकला भी मिल लें, अब उनके टॉक भी आ जाए, अब कोई माहौल नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट का पहला चैप्टर था कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करानी है, वो हो गया क्रॉस। आपको एक फैसल वाडा की एक और स्टेटमेंट में याद करा, आपको फैसल वाडा से कई स्टेटमेंट्स को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, को ड्राइव नहीं करते, वो जिस तरह से जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अक्सर उनकी बातें तो सच हो जाती है ना। जो कल की उनकी स्टेटमेंट थी, आज तो कल सभी कह रहे थे कि वो रिहा हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर खान बुलाएंगे
तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है कि मैं जाऊंगा। फवाद चौधरी को बुलाएंगे वो भी चले जाएंगे, असद उमर को बुलाएंगे वो भी चले जाएंगे, पहले तो फैसल इमरान इस्माइल को बुलाएंगे वो भी चले जाएंगे। देखिए वो जिसको भी बुलाएंगे सब चले जाएंगे। किसी क्या होने वाला है? क्योंकि कोई नहीं, पीटीआई में वापसी के लिए सब कुछ, किसी के पास कोई सियासी घर नहीं है। नहीं, जब पीटीआई सिरे से खत्म होने वाली है तो फिर पीटीआई का इनको क्यों फ्यूचर इस टाइम ब्राइट नजर आ रहा है? एक पार्टी तो मौजूद रहेगी ना, एक वोट बैंक तो मौजूद रहेगा। इक़्तिदार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एक अलग सवाल है। अच्छा, इक़्तिदार मिले या ना मिले, लेकिन आपकी बतौर अपोजिशन सियासत तो जिंदा रहती है ना। कब तक ऑपोजिशन में जो बैठे लोग हैं वो कभी ना कभी तो 20 साल ऑपोजिशन में रहती हैं। ये अब लंदन में अब जो सियासी जमात बरसर इक़्तिदार आई है वो 15 साल ऑपोजिशन में रह के आई है। अच्छा, ये एस्टैब्लिशमेंट कर चुकी फैसला कि ये ऑपोजिशन में बैठे तो ऑपोजिशन का पीरियड लंबा भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी, नून लीग 10-10 साल ऑपोजिशन में रही है और 10-10 साल बाद उनकी दोबारा वापसी हुई है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि आपके 10 साल अपोजिशन में रहने से कुछ सियासत खत्म हो जाती है या आपके लिए कोई रास्ते बंद हो जाते हैं। आप सियासी जमातें ये वक्त गुजार लेती हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आगे जो हम पिछले हफ्ते सख्तियां देख रहे थे वो अब नहीं होंगी। मुझे और जमानतें भी, मुझे लगता है अलीमा खान की भी जमानत हो जाएगी और आज जो पीटीआई के 2 एमपी डी चौक से पकड़े हुए थे केपी के, उनकी भी आज जमानत हो गई है। तो एक जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले का माहौल था वो खत्म हो जाएगा और 26वीं आईनी तरमीम के बाद के माहौल में बहुत फर्क है। और इस माहौल में अब मेरा ख्याल है चीज़ों को ईज आउट करने की कोशिश की जाएगी ताकि हालात को नॉर्मल किया जा सके। तो जो मौलाना साहब को धोखा दिया गया वो कौन सा? उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ने तो कहा था जस्टिस मंसूर को सीनियरिटी बेस पे चीफ जस्टिस बनाएंगे, लेकिन इन्होंने तो हमसे कहा कुछ और किया कुछ नहीं। वो देखे वो सियासत है। वो तो आज बिलावल भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था जस्टिस मंसूर को बनाया जाएगा या नहीं। और वो कहते हैं कि काजी साहब ना होते तो जब 20वीं आईनी तरमीम पास ही ना होती। तो वो तो देखें सियासत अपनी जगह है लेकिन हकीकत अपनी जगह है। मौलाना ने इस तरमीम को पास करने के लिए पूरी सहूलतकारी की है। आज जाहिया अफरीदी अगर चीफ जस्टिस हैं तो वो मौलाना की वजह से हैं। मौलाना के वोटों की वजह से जाहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने हैं। अगर मौलाना वोट ना डालते 26वीं आईनी तरमीम को तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे। लेकिन उनके चीफ जस्टिस बनने पर भी बहुत अभी आगे आग के दरिया हैं। कल काजी फायज ईसा का अलविदाई रेफरेंस है। मंसूर अली शाह छुट्टी पे चले गए हैं खत लिखकर। मुनीब अख्तर क्या करेंगे, प्रैक्टिशन प्रोसीजर कमेटी क्या होगी, जुडिशल कमीशन के फैसले क्या होंगे। तो बहुत सारे, मेरा मतलब है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी डेवलपमेंट्स होनी है जो पाकिस्तान की सियासत को ड्राइव करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब। उसके बाद हम आईनी तरमीम के हवाले से और साथ ही साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा है काजी साहब को उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल सौरदी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और बात आईनी तरमीम के बाद 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ख़त लिख दिया है जिसमें उन्होंने खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत कर ली है और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा है ये तो हम आपके सामने रखेंगे ही। फिलहाल हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने भी और हसनात मलिक साहब ने भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। हसनात, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूँगा, कल जो अलविदाई रेफरेंस होगा काजी फायज ईसा साहब का, मंसूर अली शाह साहब तो उम्रे पे चले गए हैं, बाकी सारे जज उसमें आएंगे या बाकी जजेस भी एब्सटेन करेंगे? जो देखिए जी मुज़म्मिल साहब, कोई नहीं मालूम कि क्या होगा कल। मेरा ख्याल है कि जजेस जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो तो आएंगे और माजी में ये रहा है। अब आसिफ सईद खोसा साहब का रेफरेंस था तो काजी फैसा साहब भी बैरून मुल्क चले गए थे। जब साकिब निसार के रेफरेंस था तो मंसूर अली शाह जो है वो नहीं आए थे। तो ये चलता रहता है। अनवर दई जमाली का रेफरेंस था तो गुलजार अहमद नहीं आए। और ये जो जजेस के इंटरनल इख्तलाफात हैं वो अमूमन इस चीज़ के अक्कासी करते हैं जब जजेस मौजूद ना हो। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं कि क्या कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन जैसे याहिया अफरीदी जैसे बताया जा रहा है कि वो तकरीर करेंगे। जो एक इनकमिंग चीफ जस्टिस जो है वो अमूमन चीफ जस्टिस आउटगोइंग चीफ जस्टिस के यानी रेफरेंस में जो बात करते हैं कि जी उनके टेनोर के हवाले से या उनका
अगला जो अपने टेनोर में उन्होंने क्या करना है, कुछ प्रायोरिटीज़, उनका भी वो जिक्र अमूमन नया चीफ जस्टिस करता है। तो ये चीज़ें इम्कान है कि ये इम्पॉर्टेंट जो है वो तकरीब होगी जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी कि जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं वो क्या किस सोच के साथ जो है वो आगाज़ करेंगे। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपकी क्या इत्तला है कि जो मुनीब अख्तर और बाकी सारे जजेस जो एक ख़ास सोच के हामिल समझे जाते हैं वो कल काजी फायज़ ईसा साहब के रेफरेंस में आ रहे हैं या नहीं? देखिए, इस हवाले से मेरी बात हो रही थी बार के जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं उनके साथ, तो उनका कहना था कि शायद मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इस सेरेमनी के अंदर शायद ना आए। तो मंसूर अली शाह साहब तो पहले ही आपको पता है कि उम्रे के ऊपर हैं और उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी का जो है इस्लामिक टच दे दिया है। तो इस पे बाकी जो है वो कुछ ऐसी इतलात नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे कहा जाए कि वो नहीं आएंगे और कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा। अच्छा, आज काजी फायज़ ईसा साहब का अमली तौर पे आखिरी दिन है। मंसूर अली शाह साहब ने आखिरी दिन उनको ख़त लिखा है, उन्होंने तो अब कोई और, वो तो कल वो नहीं होंगे, तो ख़त पे मुझे लगा नाम काजी फायज़ ईसा का है और लिखा याह्या अफरीदी साहब को गया है। नहीं, देखें, जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ये वो पुराना है जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था और उसके बाद उन्होंने खत लिखा और फिर उस खत के बाद जब एक जजेस कमेटी बन गई थी तो उसने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस तश्कील दिए थे। उनकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी थी जस्टिस याह्या अफरीदी से आपने क्यों नहीं कंसल्ट किया, तो वो भी कंसल्ट किया था, उनके सामने उनके मुंह के ऊपर उनको करवा दिया गया था। तो उसके बाद ऑडियो लीक्स का बेंच बना था और टैक्स के मैटर्स के हवाले से जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जो है वो माइनॉरिटी जजमेंट थी और उसके ऊपर रिव्यू था। तो ये उससे मुतालिक जो केस का हवाला दिया ना उन्होंने कि मैं इस केस के अंदर नहीं बैठना चाहता जब तक कि स्पेशल बेंच, वो जो स्पेशल बेंचेस के अंदर कि जब तक ये मेरे पहले खत के मुताबिक नहीं किया गया। तो ये जुदा खत है, ये पहले लिखा गया था जो कि उम्रे पे जाने की छुट्टी की दरखास्त के साथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफिस को मौसूल हुआ। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आई है, कौन शामिल होंगे और अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट क्या बनेगी और फिर क्योंकि बहुत सारे सवालात आईनी तरमीम के बाद जो है वो 175A को अगर पढ़े और फिर उसमें जाके आगे एक जो जुडिशल कमीशन बनाया और फिर आगे उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उन सबको पढ़ा जाए तो पिक्चर जो है वो बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही है। असनाद, अब चूँकि आइनी बेंच तो जुडिशल कमीशन ने बनाना है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने रोस्टर्स तो चीफ जस्टिस ने ही बनाने हैं और उसके लिए आप क्या समझते हैं कि याह्या अफरीदी साहब सीनियर मोस्ट 3 जजेस के साथ जाएंगे या वो भी ऑर्डिनेंस वाली कमेटी के साथ रोस्टर्स बनाएंगे? देखिए जी, अभी तो जुडिशल कमीशन में अनॉमली है, गो के लॉ मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि जी जो प्रिजाइडिंग जज है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वो उसकी अपॉइंटमेंट जुडिशल कमीशन करेगा, लेकिन वहाँ आइन में जो तरमीम हुई उसमें नहीं लिखा। अब जुडिशल कमीशन अगर आप देखें 13 रुकनी, उसमें नहीं लिखा कि प्रिजाइडिंग जज कैसे अपॉइंट किया जाएगा। ये ऐसा ही मिसाल है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले। अगर ये जुडिशल कमीशन ने ही अपॉइंट करना था प्रिजाइडिंग जज तो वहाँ एक्सप्लेन कर दिया जाता। तो बहुत से वकला, ख्वाजा हारिस साहब और कई वकला, उनका ये ख्याल है, फॉर्मर अटार्नी जनरल खालिद जवेद खान, उनका है कि ये नामली है, इसके लिए नई आइनी तरमीम करनी होगी। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नहीं, ये जुडिशल कमीशन ही अपॉइंट कर देगा। बाहर का जुडिशल कमीशन की मीटिंग आप देखना है कि जो जुडिशल मेम्बरान हैं, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो क्या इस हवाले से डिसाइड करते हैं। मेरी कल अटार्नी जनरल मंसूर अमान साहब से बात हुई थी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। तो अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो आर्डीनेंस का मामला है, जिस आर्डीनेंस के ज़रिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट चल रही है, वो अब देखते हैं कि उस हवाले से जस्टिस याह्या अफरीदी क्या करते हैं। क्या वो फुल कोर्ट मीटिंग बुला के वहाँ एंडोर्समेंट सबकी राय होती है कि ठीक है जी इसको चला जाए, या ये है कि कोई उसकी कुछ उस हवाले से पटिशन पेंडिंग है उनको टेकअप किया जाए,
अब देखते हैं कि क्या उस हवाले से, अब ये मच मोर डिपेंड कि कल या अफरीदी साहब अपनी तकरीर में क्या कहते हैं उस हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है कि काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में तो ज़्यादातर केसेस 70% फैक्चुअल कंट्रोवर्सी की तो आते ही नहीं है, वहाँ तो इंटरप्रिटेशन होती है या कानून की या आइन की। तो अब देखना है कि इन सारे मामलात तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में जाएंगे तो क्या बेंचेस कितने बनते हैं, क्या होता है। एक बेंच तो नहीं, मेरा ख्याल है कि बेंचेस का जिक्र है तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो अब उस बेंच, जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनेंगे तो उसके अलहदा जो कमेटी होगी और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अलहदा कमेटी काम करेगी। गालिब इम्कान ये है कि जस्टिस याह्या अफरीदी ही जो हैं वो क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं तो प्रिजाइडिंग जज भी वही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हों, वो लिखा हुआ है आइन में कि चीफ जस्टिस भी प्रिजाइडिंग जज हो सकता है। अब हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कहेगी कि या, क्योंकि 5 मेंबरान हैं हुकूमत के जुडिशल कमीशन में 13 में, तो वो ये नहीं कहेंगे कि जी हमें फ़लाँ जज 4थे या 5वें नंबर का प्रिजाइडिंग जज चाहिए। वहाँ ये होगा कि जी सारे, मेरा ख्याल है कि ये इस बात पे करेंगे कि जी जो चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी उन्हीं को प्रिजाइडिंग होना चाहिए। लेकिन ये अब देखना है कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग कब बुलाई जाती है और फिर उसमें क्या फैसला होता है। पेयम सिद्दीकी साहब, आपको नहीं लगता कि जो जुडिशल कमीशन में, चूँकि आज वजारत कानून ने जो वजाहत जारी की है, उन्होंने कहा जो भी आइनी बेंच बनेगा उसका सीनियर मोस्ट जज जो है वो उस बेंच का सरबराह हो जाएगा। मतलब अगर वो 4 या 5 रुकनी एक आइनी बेंच बनाते हैं तो जो उन 5 में से सीनियर मोस्ट होगा वो उस आइनी बेंच का सरबराह होगा, जो वजारत कानून की वजाहत है। तो इस हवाले से आपको लगता है, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो तो जुडिशल कमीशन नहीं है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का अपना रोस्टर बनना है, जो अपने केसेस हैं वहाँ 60,000 चलने हैं, उनके लिए तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ही काम करना है। आप उस कमेटी में अब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को देख रहे हैं या वो याह्या अफरीदी एक जज अपनी मर्जी का लेंगे उसमें? देखिए, यहाँ पे ये बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल इसके आईनी तरमीम के बाद पैदा हुई है। अगर हम देखें कि जो रवायत रही है वो यही होती है कि चीफ जस्टिस मुल्क से बाहर हो तो नेक्स्ट सीनियर जो है वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस होता है। लाहौर हाई कोर्ट में आपने देखा कि जस्टिस आलिया नीलम बाहर गई तो उनकी जगह आबिद साहब जो हैं वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस का उन्होंने हल्फ किया था, हालांकि 2 सीनियर मोस्ट जज शुजात अली और जस्टिस बाकर नकवी मौजूद थे। अब इस पे जो है वो इख्तलाफ है कि जो सीनियरिटी लिस्ट क्या होगी जब एक जूनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, जो कि पहले सीनियरिटी लिस्ट के अंदर 30वें नंबर के ऊपर थे। तो कुछ आईनी माहिरीन की ये राय है कि चीफ जस्टिस और उसके बाद के जो जज साहबान हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके बारे में बात कर रहा है, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास है मेरा ख्याल है कि वही एक्चुअल पॉइंट होगा, क्योंकि अगले हफ्ते की कॉजेस जारी नहीं है कि जो भी मुकदमात थे वो है, तो मंडे से जो है वो नया कॉज जो है वो जारी होना उसका जरूरी है। तो उससे पहले जो है हल्फ तो वो हफ्ते को ले लेंगे और उसके बाद वो जिस कमेटी का अगर इजलास बुलाते हैं वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके अंदर जस्टिस सीनियर मोस्ट और एक वो जज जो कि चीफ जस्टिस जिसको नामजद करे, तो सीनियर मोस्ट अगर ना हुए और उसकी जगह 2 जज आए तो ये कल का इस कमेटी का इजलास वो बैरोमीटर होगा। मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक साइजों को देखते हुए वो ये है कि अब चीफ जस्टिस बाद वाले जो जज साहिबान हैं वो की नजर के अंदर कहलाएंगे जो आईनी तरमीम है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जजेस कमेटी के अंदर जो है वो जस्टिस मुनीब नहीं होंगे, जस्टिस याह्या अफरीदी भी नहीं, वो क्या नाम लेते हैं, जस्टिस मंसूर भी नहीं, तो जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो मुझे जस्टिस कमेटी के अंदर नजर आते हैं। और इसी तरह से जो जुडिशल कमीशन जो आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से होगा उसमें भी यही सीनियरिटी का असूल जो है वो रखा जाएगा। हसनात, आपको लगता है कि जो अब 8 जजेस हैं जिनको हम इकट्ठे देखते हैं एक ग्रुप के तौर पे, जिन्होंने वजाहतें भी जारी की हैं, उनका रवैया टुवर्ड्स याह्या अफरीदी हॉस्टाइल होगा और उनका ताउन याह्या अफरीदी को हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो समझेंगे कि उनके 2 जजेस जो हैं वो सुपरसीड हो गए हैं
और उसके बाद उनमें से कुछ और का भी चीफ जस्टिस बनने का चांस मादूम हो गया है, तो वो याहिया अफरीदी और 26वीं तरमीम के हवाले से हॉस्टाइल होंगे, आपको ऐसा लगता है? मेरा नहीं ख्याल मुज़म्मिल साहब इस हवाले से हो। एक तो जैसे याहिया अफरीदी साहब का हर जज से अच्छा ताल्लुक़ है और सारे इस बात पे कन्विंस हैं कि अगर वैध शख्सियत हैं जो पूरी जुडिशरी को यूनाइट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को यूनाइट कर सकते हैं, उनकी शख्सियत पे किसी को मसला नहीं है। जहाँ तक मंसूर अली शाह साहब से उनकी 50 साल पुरानी दोस्ती, एक लॉ फर्म इकट्ठी चलाई, सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त उनके अतर मिनल्ला साहब हैं। इसी तरह और भी जो हम बताया जाता है, कल जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सबसे पहले वो मंसूर अली शाह के पास गए, फिर उसके बाद मुनीब अख्तर साहब के पास गए और काजी फैसल साहब से भी मुलाकात की। तो वो यूनाइट करेंगे जुडिशरी को, किसी तरह भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मामला है कि जी हॉस्टाइल होंगे जजेस, और कोई ऐसी मामला नहीं होगा। बाकी अब देखते हैं कि ये अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चैलेंज हुई है, हर दफ़ा जब जुडिशरी के मुतलका कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई है, चाहे 18वीं आई चाहे 21वीं आई, वो चैलेंज होती है। अब देखते हैं कि बेंच क्या बनता है, फुल कोर्ट बनता है या क्या सूरत हाल बनती है, तो उस तरफ मामलात अब जाएंगे। फ़िलहाल ये कहना कि जी वो कोई हॉस्टाइल होगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हॉस्टाइल होगा। और जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो हर इस वक्त अगर देखें हुकूमत जजेस में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो उनसे खिलाफ कर रहा हो, और भी तो वो हर लिहाज से गैर मुतनाज़ शख्सियत है। कयूम सिद्दीकी साहब, मंसूर अली शाह साहब का जाना तो ये जाहिर नहीं करता कि उनकी कोई याहिया अफरीदी से 50 साल दोस्ती थी। अगर 50 साल दोस्ती होती तो वो एक 50 साल दोस्त की अलबरदारी पर मौजूद होते, वो जाहिर नहीं करता मुझे, जैसे हसनात ने कहा। लेकिन आपको लगता है कि, मेरा मतलब है कि ये जो रवैया है, मतलब जो, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब का एक कमेंट और भी बहुत चल रहा है, आप उसको वेरीफाई कर दें कि उन्होंने किसी जगह कहा कि अगर आप सुपरसीड हो जाएं तो आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये उनका कमेंट मौजूद है। ये जो आपको आलिया नीलम साहिबा की जो हुई थी अपना तकर्री, उस जुडिशरी कमीशन की है, वहां पे भी बात हुई थी ना कि अगर सुपरसीड हो जाते हैं। अब ये जस्टिस आलिया नीलम जो है ये, और फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कवायद हालांकि बने नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये प्रपोज किया था, तो उन्हीं के इसी फॉर्मूले के ऊपर जो हुआ था। और वो तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उन्होंने खड़े होकर बताया था जस्टिस बाकर नजफी और जस्टिस शुजात अली खान साहब के हवाले से कि उनके हवाले से क्यों और क्या कंसर्न्स हैं, तो उस पर यही रिपोर्ट हुआ था कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे हैं तो इनको तो जज भी नहीं रहना चाहिए। और जो है ये इस हवाले से इस तरह की बात जरूर हमने सुनी थी और कहीं रिपोर्ट भी हुई थी। और दूसरी बात बिल्कुल आपकी ठीक है, हमारे यहाँ तो लोग बहुत सारी जो है वो ऐसी ऐसी खबरें देते रहे और ख्यालात का इजहार करते रहे कि 8 जज जो हैं वो 25 को ये कर देंगे, आईनी तरमीम आएगी तो इतने जज इस्तीफे दे देंगे, और जो है वो जैसे याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करने से इनकार कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब को चाहिए कि वो जस्टिस मंसूर से हेल्प ले लें। तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में ना जाने क्या क्या ख्याल आराइयाँ की हुई हैं, तो उनको भी देखना चाहिए कि फैक्ट से हटके और ख्यालात से बाहर निकल के हकीकत की दुनिया के अंदर आए। और हकीकत यही है कि आज जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने कह दिया है कि मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से कहा है कि आईनी मुकदमात और जो दूसरे मुकदमात हैं उनकी कैटेगरीज को मुख्तलिफ किया जाए, और ये रजिस्ट्रार को मैंने हिदायत जारी कर दी हैं, जो कि जाहिर है कि बतौर नामजद चीफ जस्टिस, और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदा और उसके ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो दोस्ती की बुनियाद और यारी की बुनियाद, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज साहिबान जो है वो आइन और कानून के नीचे हल्फ लेते हैं। यहाँ पे यारियां दोस्तियां नहीं देखी जाती हैं। अगर यारियां दोस्तियां देखी जाती तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सिफारिश के ऊपर मुज़ाहिर नकवी को ना निकाला जाता या उनको रख लिया जाता, और फिर मंसूर अली शाह साहब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के सिफारिशी बनकर ना आते कि उनको छोड़ दें। तो जो दोस्तियां यारियां नहीं होती हैं, ये आइन है, कानून है, और आइन और कानून का उन्होंने हल्फ लिया। उन्होंने ये नहीं हल्फ लिया कि मैं
जो है वो मिनल्ला आफरीदी एंड आफरीदी शाह एंड मिनल्ला फर्म जो है, क्योंकि हम दोस्त थे तो लिहाजा मैं दोस्ती निभाऊंगा। और अगर कोई जज इस तरह का तासुर दे के वो आइन और कानून छोड़कर दोस्ती को प्रेफरेंस करता है तो फिर खुद उस जज के कंडक्ट के ऊपर जो है वो सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। जो कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है इस हवाले से बड़े उनका क्लीन और साफ सुथरा जो है वो कैरेक्टर है और साफ सुथरी उनकी वो जो है उनका करियर है। तो ये जो अफवाहों के दरमियान में मुख्तलिफ अफवाहें, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि आपने ठीक कहा कि 50 साल की दोस्ती हो, मुजम्मिल सोहरवर्दी का वलीमा हो और मैं जो है मैं कहूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो यार ये तो फिर दोस्ती ना, ये तो छोले का वर्ड हो गया। हसनात मलिक साहब, आपको कोई इस्तीफे नज़र आते हैं कि उनकी हलफ बर्दारी के बाद कोई जजेस रिज़ाइन कर देंगे, सुपरसीड होने वाले, या जो आइनी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, और अगर कोई जूनियर जजेस आइनी बेंच का हिस्सा बन गए और सीनियर जजेस आइनी बेंच से भी बाहर रह गए, तो आपको नज़र आते हैं कोई रेजिग्नेशंस? क्योंकि हमने सुना कि कोई बल्क रेजिग्नेशंस की भी बात हुई कि काफ़ी ज़्यादा इस्तीफे भी आ सकते हैं और एक जॉइंट प्रोटेस्ट भी रिजाइंस की सूरत में हो सकता है। आपको ऐसा कोई माहौल नज़र आ रहा है? देखिए, मुजम्मिल साहब क्यों रिज़ाइन करें? मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, और ऑब्जेक्टिव था कि एक काजी फैसा जिसने अपने इंस्टीट्यूशन को तबाह किया और नून लीग के साथ मौजूदा निज़ाम के साथ मिल के एक क्रिएट की गई पार्लियामेंट, उसने अदलिया को तबाह किया, उसने रिकाउंटिंग में नून लीग के MNA जितवाए, उसने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिस तरीके से बना के पंजाब में माहौल बनाया और एक पार्टी पोलिटिकल पार्टी को टारगेट किया, तो जिस तरह उसने तबाह किया उसका जाना मैं समझता हूँ कि यही बहुत है। और उन लोगों के लिए बहुत इस वक्त वो देख सकते हैं कि परेशानी है कि जो समझते थे कि काजी साहब जो हैं आएंगे और वो ये करेंगे। मेरा ख्याल है कि काजी फैसल साहब ने जितना इस निज़ाम को तबाह कर दिया है, 12 जुलाई का फैसला रिजर्व सीट का, एक काजी साहब उसमें कैजुअल्टी हुई, उन्होंने पर्सनल ग्रज रख लिया मंसूर अली शाह से, कभी उनका जो है वो उनको ADR कमेटी से निकाल दिया गया, जिस तरीके से वो आखिरी नोट जारी किया रिजर्व सीट का आखिरी दिन कमेटी की मीटिंग से 1 घंटा पहले, और जिस तरीके से वो नोट पब्लिक किया गया, तो सारी इसमें मंसूर अली शाह को सुपरसीड करवाने में काजी फैसल साहब का पूरा रोल है। और उनके जो फैन हैं वो भी इस चीज़ को ही जो है वो इसी वजह से मंसूर अली शाह से नाला हैं, क्योंकि जो रिज़र्व सीट का केस था वो काजी फैसल साहब के लिए या उनके जो कोई हैंडलर थे उनके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक था, तो उनके हैंडलर को भी घर जाना पड़ा और काजी फैसल साहब को भी घर जाना पड़ा। तो ये चीज़ें थी, लेकिन मसला ये है कि मंसूर अली शाह इशू नहीं है, मसला इदारा है। इदारे को जो तबाह किया गया है 1 साल में, वो अब डैमेज कैसे कंट्रोल होगा? असल मसला ये है कि जो कुछ एक इदारे को आपने एग्जेक्टिव से नीचे मातहत कर दिया गया, और एग्जेक्टिव जो है इस वक्त अगर आप देखें जुडिशल कमीशन में जो बेंचेस की कंपोजिशन है वो भी एग्जेक्टिव का रोल होगा, उसमें 5 मेंबरान हो गए 13 में से। और जिस तरीके से आप देखें 63A की में यू टर्न लिया काजी फैसल साहब ने, अगर 63A में फैसला ना आता तो 26वीं आईनी तरमीम भी में भी ना आती, और वो सारी चीज़ें हम मिलाएं तो पूरा साल काजी साहब ने किया क्या है? मौजूदा निज़ाम को मुझे कयूम साहब, मुझे हसनात की जो बात समझ आई है वो ये है कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और काजी फायज ईसा की लड़ाई में तीनों ही घर चले गए और याहिया अफरीदी साहब की लॉटरी निकल आई। अगर काजी फायज ईसा स्टे नहीं कर सके तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर भी नहीं बन सके, वो भी आउट हो गए। तो हम कह सकते हैं लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। देखिए, मैं तो किसी के ख्यालात, तज्जियात और जो है रूहानियात की बुनियाद पर किए गए तज्जियों पर तो कोई तबसरा नहीं करूंगा। मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ कि ये वाक़तन सुप्रीम कोर्ट तबाह हो गई है, क्योंकि इसने जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे जो आइन शिकन है उसकी सजाए इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 63A में जो आइन को रीराइट कर दिया था, आइन को उसकी अपनी बहाल किया, ये बहुत बड़ा कसूर है। इस सुप्रीम कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड जो कि तकरीबन 64 अरब रुपए कौमी खजाने से लॉन्डर्ड किए गए थे और वो अपने पास रखे हुए थे, वो हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को वापस किया। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तबाह कर दिया। फिर उसके बाद डैम फंड के नाम के ऊपर जो हुकूमत ही इंटरेस्ट पे
कर रही थी और उसको बढ़ाया जा रहा था, और 23 अरब रुपए जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल के पब्लिक अकाउंट्स के अंदर जमा करवा दिए। तो सुप्रीम कोर्ट को तबाह किया उन्होंने, के साथ जो ज्यादती की थी इस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा था कि जिस पर किसी चीफ जस्टिस को या किसी जज को फैसला करने की जरूरत नहीं हुई थी। आज भी मंसूर अली शाह साहब अपना नोट लिखे बगैर उसके ऊपर चले गए हैं और आज तक नहीं लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट तो तबाह हुई, और फिर सुप्रीम तबाह हुई जब वर्चुअल सुप्रीम कोर्ट बन गई, और फिर जज साहिबान ने ना बगैर नोटिस के, बगैर किसी कॉज लिस्ट के, बगैर किसी जजेस कमेटी के अंदर फिक्स किए हुए, बगैर अटॉर्नी जनरल को नोटिस देते हुए शाही फैसले जो है वो चैम्बर के अंदर से जारी करने शुरू कर दिए। और जब ये 2 नंबरियां पकड़ी गई और जिन 2 नंबरियों को जब सामने लाया हो गए, जिस तरह से करा जाए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट तबाह हो गई। जहां पर शौकत अजीज सदीकी जो है उनको 2 साल की मेहनत के बाद जो है घर भेज दिया जाए, और फिर जो है उसकी बुनियाद पर उस मौके से फायदा उठाकर चीफ जस्टिस बना जाए, और फिर आके जो है वो हम कभी सूबाई वजीर मुशर्रफ के बन जाए, और फिर मुशर्रफ के सूबाई वजीर जो है जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो वाकई तबाह हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है तबाही और होगी जब हम एक बेंच के अंदर बैठ के किसी दूसरे मुकदमे के ऊपर कमेंट कर रहे होंगे जो कि हमारे सामने सब जुडिसी नहीं है, हमारे सामने दरखास्त गुजारी नहीं है, और हम जो है वो उसको रिलीफ दे देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो वाकई तबाह हो गई। और फिर जब लेकिन तारीख कभी माफ नहीं काफी लंबी लिस्ट है आपके पास भी तबाह होने की, और असनाद मलिक के पास भी बहुत लंबी लिस्ट है तबाह होने की। दोनों का मौकफ हम जरा आवाम के सामने रखना चाहते थे कि दोनों मौकफ आज जरा इकट्ठे आवाम के सामने आ जाएं। तो अब ब्रेक ले लें। बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी और असनाद मलिक। आपका भी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात 60 अरकान कांग्रेस की जिन्होंने सदर जो बाइडन को ख़त लिख दिया है इमरान खान की और सियासी कैदियों की जल्द रिहाई के हवाले से। उस पर पाकिस्तान का रद्द अमल भी सामने आया है, इस पर भी बात और बात साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से भी, और कितने अरकान हैं और मेंबर कौमी असम्बली हैं जिनको शो कॉज तहरीक इंसाफ ने जारी कर दिए हैं। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो ये जो 60 अरकान कांग्रेस हैं इन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए ख़त लिखा है सदर जो बाइडन का, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और किसी किस्म की मुदाखलत की ज़ाहिरा इजाज़त भी नहीं देते। इससे पहले 368 अरकान ने करारदाद पास की थी 8 फरवरी के इंतखाबात बात के बारे में, और उसमें भी बानी पीटीआई के लिए और सब कुछ मौजूद था। और तब भी रियासत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने कहा था ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम इस पर आपको मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते। बल्कि उसके बाद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने भी कहा था कि इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, फर्क भी नहीं पड़ता। अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये ख़त की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक तो इस वक्त अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं, इस वक्त जो वहाँ पे कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, फंड रेजिंग बहुत अरूज पे है। तो आप फंडिंग के जोर पर, लॉबी के जोर पे ऐसे खत लिखवा सकते हैं, और उसके एवज आप, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी वहाँ फंडिंग कर रहे हैं जो एक ख़ास जमात ट्रम्प के लिए और सारे के लिए। तो मेरे ख्याल में इस करारदाद पे सिवाय के तहरीक इंसाफ के दोस्त खुश हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप जाने के बाद वो बहुत डिप्रेस थे। डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट भी थी गुज़श्ता दिनों, वो भी इग्नोर नहीं की जा सकती। नहीं, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कुछ ही दिन इलेक्शन में बाकी रह चुके हैं, नहीं कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं थी जो इग्नोर की जा सके। लेकिन सवाल ये है कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर से जो वो आउट हुए हैं वो बानी पीटीआई के लिए ज़्यादा बड़ा धचका था, क्योंकि अगर वो चांसलर मुंतखब हो जाते तो वो उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। वहाँ से वो आउट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर 368 अरकान की करारदाद की कोई वैल्यू नहीं थी पाकिस्तान के नज़दीक, तो 60 कांग्रेसमैन के ख़त की क्या वैल्यू है। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का रिस्पांस है फॉरेन ऑफिस का, जो हमारी तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा साहब ने रिस्पांस दिया है, बड़ा कैटेगोरिकल स्ट्रेट। उन्होंने कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है और सफारती अदाब के खिलाफ वर्जी है, और मुझे नहीं लगता कि कोई अमरीकी हुकूमत इन अरकान के ख़त पर कोई एक्शन करेगी।
देखिए, एक सूरत तो ये हो सकती है कि अमेरिकी सदर ये खत के साथ अपना एक कवरिंग लेटर लगाएं और पाकिस्तान की हुकूमत को भेज दें कि मेरे कांग्रेस पर, मुझे लगता है ये भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। वो मुझे लगता है वो ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले करारदाद के लिए भी ये नहीं किया गया। वो करारदाद कोई हुकूमत पाकिस्तान, लेकिन एक वोट कीमती है। नहीं उनकी पार्टी के लिए। किसके लिए? उनकी पार्टी के लिए। हो सकता है खुश करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा ले। हुकूमतें ऐसे नहीं करती हैं। वो को बानी पीटीआई की हुकूमत नहीं है कि जाली साइफर लहरा देगी। वो अमेरिका की हुकूमत है, वहाँ सफारती अदाब अपनी जगह मौजूद है। वहाँ तो खत का जवाब है ना, उसमें साइफर कहाँ से? कौन सा खत का? ये जो खत लिखा है इन्होंने 60 तो इसका कोई, मैंने आपको बताया कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। पहली बात आप ये समझें, इसकी हैसियत तब ही है जब अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों वजीर आजम पाकिस्तान ने अमेरिकी हुकूमत को खत लिखा है आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए। वो एक ऑफिशियल खत है जो वजीर आजम पाकिस्तान ने अमेरिका की हुकूमत को लिखा है, जो एड्रेस्ड है टू द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ना। वो तो एक खत है जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिखा है कि आप आफिया सिद्दीकी को रिहा करें। जो खत हुकूमत को लिखती है उसकी कोई वैल्यू होती है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कोई करारदाद पास हो जाए लेकिन हुकूमत पाकिस्तान उसको उस मुल्क को ना भेजे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये 60 अरकान कांग्रेस हैं अमेरिका के। पहले 368 ने करारदाद पे दस्तखत किए हैं। असर तो पड़ा था, फर्क तो पड़ा था। क्या फर्क पड़ा? जेल से निकला है? नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से जितना इसको एक्शन की गई आपके क्या फर्क पड़ा? जेल से निकल आए, 26वीं आईनी तरमीम रुक गई, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए, इमरान खान की जमानत हो गई, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मुलाकातों पर पाबंदी लगी। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस किस्म की करारदादें रियासतें उनका असर नहीं लेती हैं। और अमेरिका का निज़ाम हुकूमत की सबको समझ है कि वहाँ लॉबिंग फर्में होती हैं, वो लॉबिंग फर्में ऐसे खत लिखवा के आपको देती हैं, ट्वीट करा देती हैं। ये सारा फंडिंग और पैसों का खेल है, ये कोई नज़रियात का खेल नहीं है। और इलेक्शन के नज़दीक जब आप फंडिंग कर रहे हो तो इस किस्म के खत आपको नज़र आ जाते हैं। मतलब आजकल कनाडा में भी वो खालिस्तान वाला इशू भी जो इंडिया का चला हुआ है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको कोई इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने इसका वाज़ेह जवाब आज दे दिया है कि हम इसको सफारती अदाब की खिलाफ वर्जी समझते हैं और हम सीरियस नहीं लेते, हम इसको सीरियस भी नहीं लेते इस जैसे मामलात को। तो लिहाजा आपको भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। ठीक है मुज़म्मिल साहब, अब तहरीक इंसाफ ने या यूं कह लें कि अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर से सड़कों पर निकलने की और एहतजाज की कॉल दे दी और कहा कि ये जो बार बार हुकूमत आइन तोड़ती है ना, आपकी बात पूरा मुल्क बंद करेंगे। अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। पूरे पाकिस्तान को हर तरफ से बंद करेंगे आर्टिस्ट को, क्योंकि अब ये हुकूमत जो है इस तरफ जा रही है और बार बार आइन को भी तोड़ रही है और मर्जी की तरमीम करके एक ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है, पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हुकूमत जो बार बार इस टाइम आइन तोड़ रही है ना, ये पूरा मुल्क बंद करना पड़ेगा, फिर इन्हें समझ में आएगी। क्यों अभी तक ये गंडापुर साहब को समझ में नहीं आई कि ये आईनी तरमीम जिन्होंने लेकर आनी थी वो तो ले आए, वो तो गंडापुर साहब भी कुछ नहीं बोल सके। गंडापुर साहब उन दिनों डेरा इस्माइल खान में गैर मुलाकातें भी बंद की हुई थी, गुफ्तगू भी बंद की हुई थी। तो इन्हें क्या लगता है, लोगों को समझ नहीं आती? बयान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है अब तहरीक इंसाफ वाले भी उनके बयान को सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं आज एक कार्टून देख रहा था कि उनके बयान पे अब बच्चे हंस पड़ते हैं। वो कभी कहते हैं मैं कुछ कर दूंगा, फिर कुछ करते नहीं हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है गंडापुर साहब की ना अब इस देखिए वो पूरा पाकिस्तान कैसे बंद कर सकते हैं? केपी तो बंद कर सकते हैं, केपी के वज़ीर आला। वो अपने सूबे की हद तक तो कोई बात कर सकते हैं कि उनका सूबा सुबह वहाँ छुट्टी का ऐलान करके सब बंद कर दें, दुकानें बंद करा दें, पोर्ट बंद करा दें। उनकी हुकूमत है, वो सुबह छुट्टी का ऐलान कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब करना था तब तो ये गायब हो गए थे, पता नहीं कौन सी पहाड़ियों से होते होते केपी असेंबली में पहुंचे थे। इस बात को सीरियसली ना लें। और मुझे सलमान अकरम राजा की बात ज्यादा सीरियस लगती है क्या कि जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि डी चौक जाएं, वो असल में हम पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं, वो हमारे मजीद लोग गिरफ्तार कराना चाहते हैं ताकि एक ही दफा हो। तो मुझे लगता है गंडापुर उस स्क्रिप्ट पे है। उनका मतलब जो बच गई है पार्टी, देखे ना वो से पहले तो नहीं करना चाहते थे। अब एक मौक़िफ़ सलमान अकरम राजा दे रहे हैं कि हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश हो रही है, कि हमें कहा जा रहा है कि आप डी चौक जाएं ताकि हम पर पाबंदी लग जाए, क्लैश हो जाए, गिरफ्तारियां हो जाए और जो पार्टी बच गई है वो भी टूट जाए। लेकिन वकला से इस हवाले से जो मुशावरत हो गई ना आज अडयाला जेल में, लगता है कि काफी कुछ जो है आने वाले टाइम में उससे भी अखज़ किया जा सकता है। देखिए वो कोर्ट ने उनकी मुलाकात का रेगुलर ऑर्डर एक साथ से किया हुआ है। ये तो 26वीं आईनी तरमीम में वकला की मुलाकातें रुकी थी, वरना हफ्ते में 2 दिन होती हैं। सभी की मुलाकातें रुकी थी, सहाफ़ियों से भी नहीं थी।
मुलाकातें कोई इशू नहीं था। मेरे ख्याल में वो बस 26वीं आईनी तरमीम में जैसे गंडापुर साहब छुट्टी पे चले गए थे, वैसे खान साहब को भी छुट्टी पे भेजा गया था। अब सब वापस अपनी अपनी ड्यूटी पे आ गए। लेकिन पीटीआई के अंदर जो शो कॉज नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ये ज़रका तैमूर है, इसके अलावा सेनेटर फैसल सलीम है, ज़ैन कुरैशी साहब देख लें क्या कर दिया उन्होंने पार्टी के साथ। कुछ भी नहीं किया, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। देखिए ये सब प्रोपेगेंडा है। आप बताएं ज़रका शो कॉज नोटिस में है कि नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं इनके खिलाफ, तो वो शो करते। देखें 26वीं आईनी तरमीम के हक में इन्होंने वोट डाले, इनके शो कोस के जरिए इनको डी सीट नहीं किया जा सकता। डी सीट तभी किया जा सकता था जब वो वोट डालते। हाँ जी, उन्होंने वोट डाला ही नहीं, तो आप डी सीट नहीं कर सकते। लेकिन ये कहा है ज़रका तैमूर ने, डॉक्टर ज़रका ने ये कहा है कि मैंने तो वोट नहीं डाला, लेकिन हाँ अगर मुझे इस्तीफे का कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, इतनी आसानी से। अगर वो पार्टी इस्तीफा का कहेगी तो दे देंगी, तो वो सीट फिर दोबारा ज़रका सेलेक्ट हो जाएंगी। तो कौन सी बात है ऐसी, वो दोबारा इलेक्शन जीत सकती हैं, फिर आप क्या कहेंगे। तो मेरा मतलब है इस वक्त गवर्नमेंट पंजाब में इस पोजीशन पे है कि उनको दोबारा री इलेक्ट भी कराया जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर तो सिचुएशन क्लियर है। ऐसी कोई बात नहीं, ये कौन सी बात है कि वो दोबारा नहीं इलेक्ट हो सकती। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा जो मेरे बेटे पे गुजरी और जो उसके साथ हुआ मैं कहना नहीं चाहती, ये क्या बात कर। कानूनी तौर पे पीटीआई जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक ये वोट ना डालें। ज़ैन कुरैशी साहब वो भी कहते हैं मैंने वोट नहीं डाला। भाई जब तक वोट नहीं डाला तब तक तो कुछ भी नहीं आप कह सकते ना। ऐसे तो आप कहेंगे शेर अफजल मरवत का जो है वो कोरोना भी सेटलमेंट थी और अली अमीन गंडापुर की छुट्टियों पर जाना भी सेटलमेंट थी, उनको भी शोकाज करें, उनको भी शोकाज करें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तहरीक इंसाफ जो है ना अपने अंदर का इंतशार बढ़ा रही है इस तरह, और बढ़ चुका है। अपने अंदर की तकसीम और लड़ाई बढ़ा रही है, खुद ब खुद लोगों को पार्टी तकसीम करने की तरफ लेके जा रही है। पार्टी या तो इस पे एक्शन लेगी या फिर कोई बड़ा फैसला आएगा, ये हम ज़रूर जिक्र करेंगे। लेकिन अगले प्रोग्राम्स में फ़िलहाल मुझे सना कहवान को और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।